मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सेकंड सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला सेगमेंट हम लोग ने करा था उसमें बेसिकली हम लोग जो डील कर रहे थे वो कर रहे थे डिमांड, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि वहाँ पे वैसे वो 3 चैप्टर अलग अलग हैं, बट हमने उनको सबको साथ में पढ़ा क्योंकि उसमें इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। तो इंटरलिंकिंग को अच्छे से समझने के लिए हमने उसे साथ में पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा यहाँ पर हमारा जो सेकंड सेगमेंट है दैट कम अंडर द कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या डील करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल यूटिलिटी के साथ में भी करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी के साथ में भी करेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो इन दो ब्रॉड कैटेगरी में करते हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इनके बीच में कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब अभी हमारा बीच में जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो बीच में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो हम किस चीज़ में करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, दैट वी विल बी डूइंग ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी बेसिस पे। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी में द कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही एलोकेट his income among the various commodities in such a way that the marginal utility of the last rupee spent on each commodity is equal। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर जो होता है वो अपनी टोटल यूटिलिटी बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम बोलेंगे यू आर फीलिंग वेरी थर्स्टी। ठीक है, आपको बहुत प्यास लग रही है, तो जब आपको बहुत प्यास लग रही है तो वाटर की क्या होगी यहाँ पे, यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, जो कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। तो वाटर की पावर क्या है कि आपकी whenever you are feeling thirsty, so it is having power to satisfy your wants. It has the following characteristics। जो यूटिलिटी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे। जैसा पहला है हमारे पास, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की सब्जेक्टिव एस्टिमेट पे होता है। हो सकता है कि आपको यू विल फील व्हेन एवर यू आर फीलिंग थर्स्टी, तो आप केवल अगर आप मिनरल वाटर पियोगे तभी जाके आपकी वांट सेटिस्फाई होगी। अगर उसके अलावा आपको कोई भी पानी दे दिया जाए तो आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वाले पर्सन के लिए जिसकी जो नीड ऑफ थर्स्ट है वो केवल मिनरल वाटर से ही सॉल्व होगी, तो उसके लिए एक नॉर्मल वाटर क्या है, यूटिलिटी नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन ये यूटिलिटी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ये जो यूटिलिटी होती है ये मेजरेबल नहीं होती है। मेजरेबल किस सेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, तो अगर आपने एक एप्पल खाया, अगर आपने एक एप्पल खाया तो वो एप्पल खाने के बाद आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई हुई, ये हम नहीं कर सकते। एक पर्सन ने भी एप्पल खाया, ठीक है, उसकी कितनी वांट सेटिस्फाई हुई, बी पर्सन ने भी एप्पल खाया, उतनी उसकी वांट कितनी सेटिस्फाई, इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या उसकी वांट को हम, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है उसके सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, फिर यूटिलिटी इज वेरिएबल, इट कैरीज फ्रॉम, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम अलग होगा। ठीक है, अभी आप क्या कहते हैं कि कोट, जैकेट, स्वेटर आप लोग पहन रहे हो, ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी अभी है बिकॉज इट्स कोल्ड राइट नाउ। ठीक है, बट क्या सेम स्वेटर और सेम जैकेट की यूटिलिटी होगी जून के मंथ में, ठीक है, नहीं होगी।
तो टाइम टू टाइम अभी तो आप बिना फॉर एग्जाम्पल बिना जैकेट के नहीं रह पा रहे हो बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, बट विल यू एबल टू लिव विदाउट जैकेट इन द मंथ ऑफ जून? नहीं, यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी। आज इसकी यूटिलिटी है लेकिन जून में नहीं होगी। जून में अगर आप जून के मंथ में एसी यूज कर रहे हो, फैन यूज कर रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी है उस वक्त। लेकिन आज फैन की यूटिलिटी है नहीं है। फैन अगर आप ऐसी खाली पड़ा है, यूज भी नहीं हो रहा है, एसी भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी आज नहीं है। तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग मे हैव हार्मफुल इफेक्ट बट इवन देन इट हैज यूटिलिटी सो लॉन्ग इट सेटिस्फाई द स्मोकिंग डिजायर ऑफ ए स्मोकर, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है, ठीक है। एक सिगरेट अगर किसी पर्सन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ही इज हैप्पी बाय स्मोकिंग अ सिगरेट, ठीक है, ही इज हैप्पी बाय स्मोकिंग अ सिगरेट, तो उसको क्या है, यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी है बिकॉज वो उसकी वांट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, तो बट उसको इसका यूजफुलनेस तो नहीं है, उसको इट इज गोइंग टू डैमेज हिज हेल्थ, ठीक है, तो यूजफुलनेस नहीं है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही चीज होती है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों एक ही चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का सिंपल मतलब आप ऐसे समझ लो कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। जब आप कोई कमोडिटी यूज करते हो तो उससे आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो उसने स्पेसिफिक क्वांटिटी, आपने 4 एप्पल खाए, 4 एप्पल खा के आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट अ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करोगे तो उससे आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसे आपने एक एप्पल खाया तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, आपने एक और एप्पल खाया तो उससे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। हम यहाँ पे ये टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में हमारे पास क्या दे रखा है कि जैसे एक कंज्यूमर था, उसने 0 यूनिट कंज्यूम करा था, एप्पल मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। इसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कर देते हैं यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी, और ये हमारी हो गई यूनिट्स और ये हमारी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इट विल बिकम अवर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। तो अब हम यहाँ पे जैसे देखते हैं कि जब उसने एक यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई उसकी टोटल यूटिलिटी। तो 0 में 0 थी, एक यूनिट में एक हुई, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर उसने एक यूनिट और कंज्यूम करी, 1 से 2 यूनिट कंज्यूम करी, तो जब उसने 1 से 2 यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 17। तो उसका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, 17। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी हो गई, 7। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, इसमें से इसको माइनस करके, सो 17 माइनस 10। तो 17 माइनस 10 करने के बाद आपकी क्या निकल गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपल मतलब क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जब आप एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते हो तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो चार्ट आप देखेंगे, इस चार्ट में आप देखेंगे इस टाइप में कि 3 था, 2 से 3 हुआ, ठीक है, तो उसकी इतना हो गया, 3 से 4 हुआ, 3 से 4 होने पे उसको कितना मिला, 17 से बढ़ के कितना हो गया, 21। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा
उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो, तो आप डायग्रामेटिकली बना देना यहाँ पे। ये आपका आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यूनिट्स, और ये आपका आ जाएगा TUMU, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन गई, ठीक है, सॉरी, ये आपकी बनी टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। दिस बिकम टोटल यूटिलिटी कर्व एंड दिस विल बिकम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। आप लोग इसको प्रॉपर वे में बना सकते हो, क्योंकि हम लोग को जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें बनाते हुए एग्जैक्टली फिगर नहीं बन पाती है। जब हम लोग इसे कंप्यूटर में बनाते हैं तो आप लोग इसको एग्जैक्टली बना सकते हो सकता है पॉइंट आगे पीछे हो, लाइन से कवर ना कर रहे हो, बट आप इसको प्रॉपर वे में बना सकते हो अपने डायग्राम में। तो इसका जो शेप होगा वो लगभग इस टाइप में आएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में जब हम लोग बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से नहीं बनाया, हो सकता है कि ये एग्जैक्टली फिगर आपको नहीं दिखा रहा हो, लेकिन जब आप इसे वो करोगे तो आपके प्रॉपर शेप डिराइव कर देगा ये, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं इसकी रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग यहां पर, हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं यहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी की, और ये हम लोग देखेंगे टेबल से। मैं कर्व से इसलिए नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कर्व में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा बिकॉज ऑफ द ग्राफिक्स इज बिट डिफिकल्ट टू फॉर्म इन द कंप्यूटर। व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, MU इज डिक्रीजिंग बट इज पॉजिटिव। जब TU डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो हमारा MU इज डिक्रीजिंग, MU डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। तो यहां पे देखो TU हमारा बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट का मतलब यहां पे 10 से 21 नहीं हुआ, 10 से 17 हुआ, फिर 17 से 21 हुआ, बढ़ तो रहा है बट किस में बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। किस रेट में बढ़ रहा है यहां पे, ये इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। उस वक्त पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, उस वक्त पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो हो रहा है बट इज पॉजिटिव, लेकिन उस वक्त क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। एट दैट टाइम इट इज पॉजिटिव, ठीक है। उस टाइम पे वो क्या है, पॉजिटिव है, उस टाइम पे वो क्या है, पॉजिटिव है, ओके। अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहां पर, When TU is maximum, MU is 0। जब हमारा TU मैक्सिमम है, जब हमारा TU क्या है, मैक्सिमम है, तो हमारा TU मैक्सिमम कहां पे पहुंचा, 22 पे हमारा TU क्या है, मैक्सिमम है। उस वक्त हमारा MU क्या है, उस वक्त हमारा MU इज 0, उस वक्त हमारा MU क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जब ये मैक्सिमम में होगा तो यहाँ पे 0 पे आएगा, अगर आप ग्राफ बनाएंगे प्रॉपर वे में तो आ जाएगा। When TU is decreasing, MU become negative। जब आपका TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद आप देखेंगे TU क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जब आपका TU डिक्रीज होना शुरू हो गया तो आपका MU क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त आपकी क्या आ गई, नेगेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में ग्राफ बना के कैसे ही पूछ सकते हैं, बट द थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ वॉज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय गॉसेन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, नाम पे आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, CS में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हु डेवलप दिस लॉ, बट वॉज गिवन अ सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो स्टार्ट जो किया था वो गॉसेन ने किया था, बट अल्टीमेटली जो इसको वो किया गया, ठीक है, क्या किया गया, इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर दिया गया, वो दिया गया एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। द लॉ स्टेट दैट द अमाउंट कंज्यूम्ड बाय ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स, दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई कमोडिटी को यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम कमोडिटी को यूज करते हैं तो पहले हमको सेटिस्फैक्शन लेवल क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक प्लेस पे आएगा कि वो टॉप पे पहुंच जाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश करने लग जाएगा। डिमिनिश मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी फिर क्या हो जाएगी, डिमिनिश करने लग जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक इसके कुछ अजम्पशंस हैं, द ऑल यूनिट्स, जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि एग्जाम्पल में ऐसा हो गया दैट यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, okay, so one bread is given to you, ठीक है। so one bread will give you lot of satisfaction because you are hungry। फिर
एट द सेम टाइम वन मोर ब्रेड इज गिवन टू यू, एक और ब्रेड आपको दी तो आपको सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर एक ब्रेड और दी, फिर इंक्रीज होगा, फिर एक ब्रेड और दी, इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपका जो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है ये टॉप लेवल पे पहुंचेगा और उसके बाद ये सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, डिमिनिश होने लग जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर सेगमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज इसके जो अजम्पशन है, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। जो आपकी यूनिट्स हैं, कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको थर्स्टी हो तो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इट शुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा नहीं कि पहले ग्लास में दिया फिर छोटे ग्लास में दिया, तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल कप ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कप ऑफ वाटर हो गया, बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो चेंज, कस्टमर के चेंज, टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए कि पहले आपने नॉर्मल वाटर दिया था फिर आपने वाटर में कुछ जूस मिला के दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द टेस्ट शुड रिमेन सेम। देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, लगातार लगातार, ऐसे नहीं आपने एक ग्लास ऑफ वाटर अभी पिया फिर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर शाम को पिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच और सिंगल कमोडिटी केस। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच से कर रहे हैं और सिंगल कमोडिटी केस पे कर रहे हैं। ठीक है, एवरी कंज्यूमर हैज टू बाय नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद हिज लिमिटेड इनकम। एक तो उसके पास क्या है, इनकम क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है, उसकी इनकम इज लिमिटेड। A basic consumption of the economic theory of consumer behavior is that the consumer is rational and he try to maximize total utility from the purchase. इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं कि what this particularly means. Every consumer is rational, try to maximize. हर जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो वो जो भी चीज परचेज करता है उस पर्टिकुलर चीज से वो क्या कोशिश करेगा कि मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करने की कोशिश करेगा। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। तो क्या कोशिश करेगा, टोटल यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वेयर द मार्जिनल कमोडिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा कि जो परचेज दैट मच क्वांटिटी, वो केवल उतनी क्वांटिटी परचेज करेगा वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर में आ जाए, प्राइस के बराबर में आ जाए। तो इतना कमोडिटी वो परचेज करेगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर में आ जाए, प्राइस के बराबर में आ जाए। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, ये एक डायग्राम हमने बनाया है। तो ये सिंगल कमोडिटी केस के लिए ये डायग्राम क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हमारा कौन सा कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो हमारा है वो रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि जो सोच समझ के डिसीजन लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर इस टाइप से इसको यूज करेगा कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर में आ जाए, प्राइस के बराबर में आ जाए। ठीक है, तो ही विल ट्राई टू यूज द कमोडिटी इन सच अ वे सो दैट इट विल बी इक्वल। ठीक है, इट विल बी इक्वल। तो यहां पर जैसे हम लोग यहां पर डायग्राम में देखते हैं कि 600 जब इसकी प्राइस इसका यहां पे कितना है, 3 है, प्राइस इज 3, प्राइस इज 3 के प्राइस पे, ठीक है, 3 के प्राइस पे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे क्या हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया इसका।
ठीक है, दैट बिकम अ इक्विलिब्रियम. सो इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम. सो हमने जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि सिंगल कमोडिटी केस में, ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी केस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ अजम्पशंस जो इसके होते हैं, जिसमें पहला इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल. तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, यहाँ पे रैशनल है. रैशनल का मतलब होता है जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, और जो मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेता, वो आदमी कौन होता है, रैशनल होता है. ठीक है, यूटिलिटी लॉजिकल भी कह सकते हैं कि द पर्सन हु टेक द डिसीजन ऑन अ लॉजिक बेसिस, दैट इज नोन एज अ रैशनल. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ये हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम किस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. ऐसा कोई चीज नहीं है कि जब जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. आगे जाके इस बात के ऊपर इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि हम सेटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट, ये भी हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये भी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे ऑपरेट हो रही है. The utility of each unit of money such as 10 rupees note remain constant. ठीक है, बोल रहे मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. कंज्यूमर इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट. कंज्यूमर की इनकम भी वैरी नहीं करनी चाहिए, अगर क्योंकि इनकम वैरी करेगी तो उसकी यूटिलिटी में भी डिफरेंस आ सकता है. द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी अज्यूम टू बी गिवन. ठीक है, जो अदर कमोडिटी है उसकी भी क्या मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी. फिर हम आ जाते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी. मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला कंसेप्ट आ रहा था कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. ठीक है, तो यूटिलिटी वैसे तो एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते. भाई आपने एक एप्पल खाया, वो एप्पल खा के आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको हम क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है, बट यहाँ पे हम कुछ अज्यूम बेसिस ले लेते हैं. ठीक है, अज्यूम बेसिस का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ बातें अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स दे देंगे कि ए ने एप्पल खाया, उसकी यूटिलिटी 2 थी, बी ने एप्पल खाया, उसकी यूटिलिटी 4 थी, सी ने एप्पल खाया, उसकी यूटिलिटी 2 थी. तो न्यूमेरिकल टर्म्स में हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर लेते हैं. फिर यहाँ पे ये वाली बात है, यूटिलिटीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे. ठीक है, तो कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मनी, जो कंज्यूमर उस चीज को देने के लिए तैयार है. ठीक है, जैसे आप एक एप्पल के लिए 20 रुपीज देने के लिए तैयार है, तो उसकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 20 हो गई. दूसरा एप्पल है, वो उसके लिए 40 रुपीज देने को तैयार है, तो उसकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 40 हो गई. तो उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो कंसेप्ट है वो मार्शल का है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन है, मार्शल है. फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. इसने यहां पर बोला है कि इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे पहले वाले में क्या बोला था कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला कि हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. और यहाँ पे कंपेरिजन, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर्ड, हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे. जैसे एक आदमी को 2 कप ऑफ टी इज इक्वल टू 1 कप ऑफ कॉफी, कि उसको 2 कप ऑफ टी से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो उसको 1 कप ऑफ कॉफी से मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपैरिजन में हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी कहेंगे. इससे जो ऑथर जुड़े हैं वो हैं, इसमें राइटर जो जुड़े हैं हिक्स एंड एलन ने, जो इससे जुड़े हैं. ठीक है, आपके पास एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हिक्स एंड एलन ने कौन सा वाला कंसेप्ट दिया या मार्शल ने कौन सा वाला कंसेप्ट दिया. तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो आपको इस फॉर्म में इसे याद रखना है. ठीक है, तो इससे पहले हमने जो कंसेप्ट किया था, एक क्या था, सिंगल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस. आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इसका जो दूसरा नाम है, जो पॉपुलर नेम है, वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या इसका दूसरा नाम होता है टू कमोडिटी केस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इन टू कमोडिटी केस. इस केस में क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर होता है, ये क्या मान के चलेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी विल एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटी इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल. तो वो दो कमोडिटी में इस तरीके से जो अपना मनी होगा वो स्पेंड करेगा
कि उसे टोटल यूटिलिटी जो मिले वो इक्वल मिले और वो उसके प्राइस के अंदर भी आए। टू कंज्यूम विल स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? वो उसके प्राइस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ये इक्वेशन यहाँ पे बना देते हैं। ये इक्वेशन देखेंगे आप, इस इक्वेशन में हमारा क्या आता है कि MUX अपॉन PX। MUX का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y अपॉन PY, प्राइस ऑफ Y, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ द मनी। वो किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ द मनी के बराबर। अब एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। इस एग्जांपल पे ये चीज ध्यान रखना कि जो x का प्राइस है वो 5 रुपीज है और जो y का प्राइस है वो हमारा है 10 रुपीज। ठीक है, अब ये टेबल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस टेबल को हम लोग फॉर्म करते हुए चलेंगे और इसमें जो फिगर्स आए हैं ये इसके बेसिस पे ही हम इस लॉ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दे रखी है। तो हमने क्या कर दिया, MUX अपॉन PX कैलकुलेट कर लिया, MUY अपॉन PY कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये थी हमारी 50, 45, ये डिमिनिशिंग होती है तो हमने पढ़ा ही था। 35 है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर 25 आ गया, 80 आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब हम इसे PX इनके प्राइस से डिवाइड करेंगे। प्राइस मैंने यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर प्राइस मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10, 9, 8, 7, 6, 5 और ये वाला आ गया 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो ये जो हमारे हैं ये MUX अपॉन PX आ गया और MUY अपॉन PY आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें कंपेयर करना है कि इनकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पर इनकी यूटिलिटी बराबर है। तो हम देखें यहाँ पे एक ऐसा बना देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे यूटिलिटी 8, 8 है। फिर ये बना देते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी 7, 7 है। फिर ये 6, 6 है। फिर ये 5, 5 है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे इस टेबल पे बन रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इस टेबल पे ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं MUX अपॉन PX, क्योंकि हमने वहां पे जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला हमने लगाया था MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, तो जिन जिन जगहों पे MUX इज इक्वल टू PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY है वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे इक्वल मान लिया। अब इसको समझो कि ये क्या है, ये जो इक्विलिब्रियम मैंने बनाया ये क्या है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है इस लॉ के अंदर। यहां पर बहुत बार न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। ठीक है, कि आपको न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब यहां पर हम देखेंगे इसका मतलब समझो क्या है। मैं यहां पे दूसरे पेन से लाइन खींच देता हूं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। 3 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, इस कॉम्बिनेशन का मतलब है 3 यूनिट, एक कॉम्बिनेशन हमारा बना जहां पे ये इक्वल है 3 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 4 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यूनिट्स में, क्यों कितना कितना कंज्यूम करेगा। तो पहले कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि वो क्या, उसका कॉम्बिनेशन जहां पे उसको इक्वल यूटिलिटी मिल रही है या इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है कि जहां पर वो 3 यूनिट x की कंज्यूम करे और 1 यूनिट y की कंज्यूम करे, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। या हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 4 यूनिट वो x की यूज करे और 2 यूनिट y की यूज करे, या 5 यूनिट x की यूज करे और 3 यूनिट y की यूज करे। या एक और कॉम्बिनेशन है 6 यूनिट वो x की यूज करे एंड 4 यूनिट वो y की यूज करे। ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है आपको कि ये कॉम्बिनेशन नंबर का नहीं बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि वो कितनी यूनिट x की यूज करे और कितनी यूनिट y की यूज करे जिससे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये टेबल के बेसिस में हमने 4 कॉम्बिनेशन बना लिए। ये जो 4 कॉम्बिनेशन बने ये मैंने आपको बता दिए कि 4 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अब इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका कितना खर्चा हो रहा है और कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा जो देखिए, अब ये जो हमारा यहाँ पे बन के आता है, ये हमारा बन के आता है 4 कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो 4 कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको पहले वाले टेबल पे ही बता दिया था, मैंने यहाँ इसी वाले टेबल में आपको बता दिया था। पहला कॉम्बिनेशन उसका बना था 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। तो ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमने क्या लिख लिया, यहां पर लिख लिया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में हमारा क्या बन गया, 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। अब यहां पे अगर वो 3 यूनिट ऑफ एक्स यूज करता है तो 3 यूनिट ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस है 5 एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, उसका प्राइस है 10। तो इसका जो टोटल खर्चा होता है वो खर्चा होता है 25 रुपीज, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट that how much is the total expenditure incurred by the consumer। तो कॉम्बिनेशन 1 में अगर वो उसे सेटिस्फैक्शन उसको बराबर पूरा पूरा मिल रहा है, तो अगर वो 3 यूनिट x की यूज करता है और 1 यूनिट y की यूज करता है तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 25 रुपीज। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी पिछले वाले टेबल में बताया था कि 4 यूनिट वो x की यूज करता है और 2 यूनिट वो किसकी यूज करता है, y की यूज करता है, ठीक है। तो उसका जो टोटल खर्चा हो गया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे उसका टोटल खर्चा 4 इंटू 5, 2 इंटू 10, तो टोटल खर्चा हो गया उसका 40 रुपीज। टोटल खर्चा हो गया उसका 40 रुपीज। फिर हमने तीसरा कॉम्बिनेशन देखा 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ वाई, तो टोटल खर्चा हो गया 55 रुपीज। फिर हो गया 6 यूनिट ऑफ एक्स, 4 यूनिट ऑफ वाई, तो टोटल खर्चा हो गया 70। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये मान के चलिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि उसके पास ₹40 ही है। अब उसको इस 40 रुपीज में, इस 40 रुपीज में उसको अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेके आना है। इस 40 रुपीज से वो इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाएगा कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसके लिए अगर हम इस वाले टेबल पे देखते हैं, यहां पर ये टेबल में अगर हम देखते हैं कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में तो उसके 25 खर्च हो रहे, बल्कि उसके पास 40 रुपीज है। बट तो यहां पे क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है। क्या है यहां पर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब क्या है यहां पर, कि वो पूरे पैसे खर्च नहीं कर रहा, बल्कि उसको क्या करना है, यहाँ पे पूरा मनी स्पेंड करना है उसको, ठीक है। तो वो पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहा है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि उसका पास 40 रुपीज है और 40 रुपीज वो खर्च कर रहा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जितना पैसा उसके पास पे है वो उसे पूरे अच्छे से क्या कर रहा, यूज कर रहा, जो उसको करना चाहिए अच्छे तरीके से उस टोटल पैसे को खर्च करना चाहिए, जो कि वो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन नंबर 2 है। फिर कॉम्बिनेशन नंबर 3 में है उसका 2 यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है। 2 यूनिट्स ऑफ, ये वाला तो हमारा हो गया। 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई, यहां पे 55, ओवर स्पेंड, ओवर बजटिंग। ओवर बजटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओवर बजटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, ओवर बजटिंग का मतलब है कि उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, उसके पास 40 रुपीज है, तो ओवर बजटिंग। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, ओवर बजटिंग। और दिस इज कॉल्ड अंडर बजटिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहां पे उसको क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थी। इसमें आपके पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है, या इसमें कोई आपसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पेपर है तो आपसे फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, और भी इस टाइप में कोई भी किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस में कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट है इसका, इट इज डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू नो हाउ द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटी बिकॉज यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल एक कंसेप्ट है, जहाँ पे एक पर्सन को पता लगाना होता है कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है। फिर है, कंज्यूमर आर इन मैनी केसेस गवर्न्ड बाय द हैबिट्स and customs, therefore
their decision with regard to द परचेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर डिटेक्टेड मोर बाय दिस। तो बहुत बार कंज्यूमर क्या होता है, ट्रेडिशन से या हैबिट्स एंड कस्टम से गवर्न होता है और रैशनल डिसीजन नहीं लेता है। तो हमने कहा था कि इस लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए उसको ये माना जाएगा कि वो रैशनल है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो पर्सन क्या नहीं होता है, वो पर्सन रैशनल नहीं होता है। क्यों रैशनल नहीं होता है वो पर्सन? इसलिए रैशनल नहीं होता है वो पर्सन क्योंकि वो जो डिसीजन लेता है वो हैबिट से, कस्टम से गवर्नड होता है। फिर मैनी कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट एंड देयरफॉर मे नॉट एबल टू अराइव एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू देयर इग्नोरेंस। तो बहुत बार वो इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, हम लोग को भी नहीं पता चलता। ये लॉ में जो हमने टेबल वेबल बनाए तो बहुत मुश्किल से हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो इग्नोरेंट होता है इसके बारे में, तो इस वजह से वो क्या करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। अनदर लिमिटेशन इज दैट लॉ इज दैट इन केस ऑफ एक्सपेंसिव एंड इनडिविजिबल कमोडिटी इट इज नॉट पॉसिबल। जहां पे डिवीजन नहीं कर सकते आप कमोडिटी का, ठीक है, उस केस में भी हमें यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा एक लॉ थी, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी थी, जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। An indifference schedule refers to a schedule that shows various combination of two commodities with equal amount of satisfaction। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ये दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को शो करती है। ठीक है, इस तरीके से जहां पर उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। किस चीज की बात कर रहे हैं हम यहां पर? हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की। ठीक है, तो जिस लेवल पे उनको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर पार्ट में हम जब उसे कर्व के फॉर्म पे शो करेंगे तो हम उसे इंडिफरेंस कर्व कहलाएगी। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ये टेबल देख लेते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल कहेंगे इसे। तो हम फूड अगर 1 यूनिट यूज कर रहे हैं तो क्लोथिंग हम 10 यूनिट यूज कर रहे हैं। अगर हमें फूड का कंजम्पशन बढ़ाना है, हमें फूड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें क्लोथिंग का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो हम उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमें क्या करना है, यूज करना है। फिर हमने फूड का एक और बढ़ाया तो यहाँ पे हमें उसका और कम करना पड़ा, फिर एक और बढ़ाया, यहाँ पे एक और कम करना पड़ा। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो हमारा एक यूनिट को बढ़ाने से जितना दूसरे की कमोडिटी कम करनी पड़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका इकोनॉमिक्स में नाम क्या है, मार्जिनल। तो यहाँ पे हम इसे रेशियो में बना देंगे कि यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रही तो यहाँ पे कितनी यूनिट कम हो रही, 3 यूनिट कम हो रही, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रही, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर ये 1 यूनिट बढ़ी, यहाँ पे ये फिर 1 कम हो गई, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? जहाँ पे उसे एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसे दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व शोज, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व इसमें आ गई, हमने इसे कर्व के फॉर्म में दिखा दिया। तो जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया था कि फूड का 1 यूनिट है, क्लोथिंग का कितना है, 10 यूनिट है। फूड का 1 यूनिट है और क्लोथिंग का 10 यूनिट है। ऐसे कर करके फूड का 2 यूनिट है, क्लोथिंग का 7 यूनिट है। ठीक है, ये हमारी जो है दिस कर्व विल बी टर्म्ड एज ए इंडिफरेंस कर्व। ये जो कर्व हम जब इसको, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज को जब हम कर्व के फॉर्म पे दिखाएंगे, जब हम कर्व के फॉर्म पे शो करेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज ए इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो यू कैन सी दैट दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। अब आ जाते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, ये सब सेम ही कंसेप्ट। इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच वन ऑफ विच रिप्रेजेंट गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जहां पे हम 2-3 कर्व्स दिखा देते हैं, ठीक है, जहां पे हम 2-3 कर्व एक साथ दिखा देते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज ए इंडिफरेंस मैप। यहाँ पे कर्व नहीं बनी है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको।
आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखा देता हूं मैं। IC1, IC2, IC3, ठीक है, IC1, IC2, IC3। तो जब हम एक से ज़्यादा कर्व को हम लोग दिखा देते हैं एक ही शेड्यूल में, जब हम दिखा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ऊपर वाली कर्व है, जैसे इस कर्व से ऊपर ये वाली कर्व है, ठीक है, इस कर्व से ऊपर ये वाली कर्व है, तो जो ऊपर वाली जो कर्व है वो क्या दे रही है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, और उसके ऊपर वाली जो कर्व है वो उससे ज्यादा लेवल का क्या दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी आपको बता दिया था, डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट द गुड्स फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जहां पे वो एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो दूसरी कमोडिटी को यूज कर सके, और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारा आता है अजम्पशन। इंडिफरेंस कर्व में भी पहली अजम्पशन हम यही मान के चलेंगे, रैशनैलिटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी? रैशनैलिटी मीन द कंज्यूमर टेक द लॉजिकल थिंकिंग। ऑर्डिनल, ये कंसेप्ट ऑर्डिनल का होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डिनल कंसेप्ट है या कार्डिनल कंसेप्ट है। अभी मैंने आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल के बीच में डिफरेंस बता दिया था। नॉन स्टैटिटी, नॉन स्टैटिटी का मतलब होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टैटिटी? इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड विद द गुड्स कंज्यूम बाय हिम। ठीक है, हम ये नहीं मान के चलेंगे कि कंज्यूमर ओवर सप्लाइड है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हम तभी जाके लगाएंगे जब हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन अगर ओवर सप्लाइड है तो ये लॉ लगेगी नहीं। ठीक है, फिर है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ठीक है, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, द कंज्यूमर चॉइस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिविटी। Transitivity of choice means that if consumer prefer combination A to combination B and combination B to combination C, he must prefer combination A to combination C. ठीक है, ये मैं आपको बता के समझा देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसे हम मान लेते हैं she must prefer combination C B A। एंड कॉम्बिनेशन ए टू एंड ही शी मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन सी। जैसे ये हमारे ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा इनडिफरेंस मैप। अभी मैंने आपको टेक्निकल वर्ड इसके लिए बोल दिया था, इनडिफरेंस मैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन इनडिफरेंस कर्व है, एक है सी, एक है ए, एक है बी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक कंज्यूमर है, उसकी सबसे नीचे जो आईसी कर्व है वो है सी, तो वो हमेशा सी से अच्छा उसे कौन सी कर्व लगेगी, बी लगेगी, और बी से अच्छी से कौन सी कर्व लगेगी, ए लगेगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसे सी से तो ए पसंद आएगी, जो ए वाला कॉम्बिनेशन है उसे सबसे ज्यादा क्या होगा, पसंद आएगा। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, indifference curve analysis is based on the assumption of diminishing marginal rate of substitution. This means that as the consumer substitute one commodity for another commodity, she will be preferred to give lesser units of the commodity in additional unit of the former. जो उसका substitution का rate है, उसका जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो भी धीरे 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 करके क्या होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले टेबल में भी देखेंगे, जो अभी हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो टेबल देखा था, यहाँ पे इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है, डिमिनिशिंग है। पहले 1:3 था, फिर 2:1 था, फिर 1:1 था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में किसी भी फॉर्म पे आ सकता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में
स्पेसिफिक नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म पे लॉजिकल बेस पे आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो इजीली कर सकते हैं। और जहां तक ये 11th और 12th में है वहां पर तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है वो स्लोप डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इस टाइप में ये जो टाइप हमारा बनता है इसको हम लोग कहें स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, द रीजन बीइंग एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एग्जांपल इट हैज नेगेटिव स्लोप। दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन कमोडिटी, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ द अदर कमोडिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो एक कमोडिटी को ज्यादा यूज करना चाहता है तो दूसरी कमोडिटी को उसे क्या करना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा। दिस फॉलोज फ्रॉम द assumption ऑफ नॉन स्टैटिटी। ठीक है, तो हमने अभी नॉन स्टैटिटी का पढ़ा था, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। और उसके पास रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। तो जैसे हम इस वाले टेबल पे देखते हैं कि अगर वो फूड की एक यूनिट बढ़ाता है, अगर वो फूड की एक यूनिट बढ़ाता है तो उसे क्लोथिंग की 3 यूनिट कम करनी पड़ रही, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसी चीज की वजह से क्योंकि ये कम होता जा रहा है, एक का बढ़ रहा है दूसरे का कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ये। ठीक है, नॉन स्टैटिटी को मैं एक बार इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कंज्यूमर ओवर सप्लाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो ओवर सप्लाइड होगा, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं हमारी। ठीक है, तो पहला वाला प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, यहां पे आपको क्या याद रखना है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स है आपका, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज दैट इट बोज इनवर्ड। ठीक है, बोज इनवर्ड का मतलब ये जो शेप बनता है ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बोज इनवर्ड टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स इट स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व। दिस फॉलोज फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, दिस फॉलोज फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्वेक्सिटी तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कर्व हमेशा क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। द बेसिक रीजन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है तो ये अपनी जो शेप पकड़ेगी वो कॉन्वेक्सिटी की बनेगी। ठीक है, तभी जाके ये क्या बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी। और अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो ये फिर कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव बन जाएगी। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस कर्व विल बिकम कॉन्केव। यहां पे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि कब ये कॉन्वेक्स होगी और कब ये कॉन्केव होगी, तो हमारी कॉन्वेक्सिटी इसकी रहती है। फिर जो नेक्स्ट वाला है हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। ये मैंने अभी आपको उसमें भी बता दिया था, ऊपर एक पार्ट आया था कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो हायर सेटिस्फैक्शन देगी। तो जैसे मैंने अभी आपके पास एक टेबल बना, 3 कर्व का मैप बना के दिखाया था, तो मैंने बताया था कि ए कर्व, बी कर्व और सी कर्व है। ये आप देख सकते हैं, ए कर्व, बी कर्व और सी कर्व है। तो यहां पर क्या है कि जो ऊपर वाली कर्व होगी वो, उसमें कंज्यूमर को हमेशा क्या मिल रहा होगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। तो अगर ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सी कॉम्बिनेशन की जगह जो कंज्यूमर होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन चाहेगा, बी चाहेगा, और बी की जगह कौन सा चाहेगा, ए चाहेगा। तो ए वाले कॉम्बिनेशन में उसे सबसे ज्यादा क्या मिल रहा होगा, सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जितने ज्यादा वाली इंडिफरेंस कर्व होगी उसमें कंज्यूमर को क्या मिल रहा होगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन एनी वे। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे IC1 है और IC2 है, ठीक है, IC1 है और IC2 है, तो कंज्यूमर को अगर प्रेफर करना होगा तो IC1 की जगह IC2 को हमेशा प्रेफर करेगा, क्योंकि IC2 में उसको क्या मिल रहा होगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। दैट्स वाई एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ए, द कंज्यूमर विल बी प्रेफरिंग द कॉम्बिनेशन बी, बिकॉज कॉम्बिनेशन बी गिव्स हिम द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे आपकी एक इंडिफरेंस कर्व ऐसी है, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसी है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएंगी,
इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कोई कर्व ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती है जिसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बन जाए दो कमोडिटी में, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट दे मे लाई क्लोज टू ईच अदर बट दे नेवर इंटरसेक्ट। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर इंडिफरेंस कर्व में उनको क्या मिल रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देयरफॉर डू टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच ईच अदर, कभी भी क्या नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, या उसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बजट लाइन, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट एक जैसे हैं। बजट लाइन shows various combination of two commodities which can be purchased in a given budget at a given price of two commodities। जो इंडिफरेंस कर्व हमको बताती है, इंडिफरेंस कर्व हमको बताती है कि दो कमोडिटी का हम ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। और बजट लाइन क्या बताती है, बजट लाइन ये वाली बात बताती है कि जब हम दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में, तो दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमको ये देखना है कि वो हमारे बजट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो हमको उसको अपने बजट के अंदर लाना पड़ेगा। तो जो कर्व दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से बनाएगी जो हमारे बजट के अंदर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बजट लाइन कहेंगे, एंड बजट लाइन विल बी डिपिक्टेड बाय दिस, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन, ठीक है, ये हमारी नेगेटिवली स्लोप्ड है, ठीक है, ऊपर से नीचे को आएगी। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ द टू कमोडिटीज। जो उनका प्राइस रेशियो है उसके रेशियो ऑफ दो कमोडिटी का जो प्राइस रेशियो उसके जैसे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन एज वी एज्यूम गिवन प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज व्हाइल ड्राइंग इट। तो यहाँ पे हम प्राइसेस को क्योंकि बेस लेते हैं, जैसे हमने इस टेबल पे बेस लिया, यहाँ पे हमने क्या दिया, इसको बेस लिया, किसको बेस लिया हमने यहाँ पे, इनके प्राइजेस को बेस लिया, ठीक है, तभी जाके तो हम बजट फॉर्म करेंगे। तो अगर हमारा बजट 200 रुपीज का है, ठीक है, तो हमें सारे कॉम्बिनेशन में हमारा जो बजट होगा वो उसी बजट को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम प्राइजेस को कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला था, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। द कंज्यूमर अटेन हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी मैक्सिमाइज हिज और हर टोटल यूटिलिटी गिवन his or her income and prices of the two commodity। indifference curve approach explain consumer equilibrium with the use of indifference map, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, indifference map से यूज करेंगे। ये मैं आपको कर्व के फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे करना। ये क्या है कि यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व अलग अलग है, तो वो वाला इक्विलिब्रियम बनेगा, वो इंडिफरेंस कर्व बनेगी जहां पर बजट लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। जहां पर बजट लाइन यहां पर टेंजेंट है, जिस जगह पे बजट लाइन यहां पर टेंजेंट है, वो हमारा क्या बन जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो जैसे यहां पे हमारी IC1 है, IC2 है, IC3 है, ठीक है। IC2 पे ये बजट लाइन, ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। IC2 पे हमारी बजट लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो जब हमारी IC2 पे बजट लाइन टेंजेंट हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन गया। दिस बिकम आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर इतना स्पेंड कर रहा है जो उसके बजट के अंदर है, ठीक है। तो IC3 क्या है, फिर IC3 क्या है, ठीक है। IC3 का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली मैंने बताया था कि जो हायर वाली जो वो होगी, इंडिफरेंस कर्व होगी, वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही होगी। तो कंज्यूमर तो क्या चाहेगा, कंज्यूमर ये चाहेगा वो IC3 में जाए, ठीक है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम माने कि कंज्यूमर ये चाह रहा है कि उसको आईफोन मिले, ठीक है, बट उसका बजट अलाउ नहीं कर रहा। अब उसको आईफोन के लिए चाहिए 70,000 रुपीज और उसके पास जो पैसे हैं वो है 15,000 रुपीज। तो ऑब्वियसली वो प्रेफर क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा 70,000 प्रेफर करेगा, वो आईफोन प्रेफर करेगा, लेकिन वो उसके बजट से क्या जा रहा, बाहर जा रहा। तो उसको तो वो प्रेफर नहीं कर सकता क्योंकि उसके बजट से बाहर जा रहा। फिर ये IC1 क्या है,
IC1 में उसके पास है तो 15,000 रुपीज फोन खरीदने के लिए, कंज्यूमर के पास 15,000 है, लेकिन उसे मार्केट में एक नॉर्मल सा फोन है, हम बोल दें कि नॉर्मल फोन है, ठीक है, कीपैड वाला फोन है, वो 2,000 रुपए का है, वो उसको परचेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसके परचेज? क्योंकि वहां पे उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा, कम मिल रहा, और वो अपने पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करेगा, अपने पैसे को, जहां से उसे क्या मिले, पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर IC1 को चूज नहीं करेगा, ठीक है, कंज्यूमर IC3 को चूज नहीं करेगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंज्यूमर IC1 को क्यों नहीं चूज कर रहा? क्योंकि वहां पे क्या मिल रहा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, पैसे आपके पास हैं, फिर आप सेटिस्फैक्शन को क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर IC3 को क्यों नहीं चूज करेगा? क्यों नहीं करेगा कंज्यूमर IC3 को चूज? क्योंकि वहां पे क्या हो गया, उसका ओवर, उसके पास इतना बजट नहीं है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बजट। तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में किस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, वो IC2 पे पहुंचेगा। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं यहां पर कि इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा, हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम तब पहुंचेगा जब हमारी बजट लाइन IC कर्व के टेंजेंट होगी, और जब हमारी बजट लाइन IC कर्व के टेंजेंट में होगी, तब जाके कंज्यूमर क्या किस में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, जिसमें उसके पास जितना पैसा है उससे वो टोटल सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें, अब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट ये स्टडी में क्या होता है कि आपको एक बार कंसेप्ट बता दिया, अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, वो फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, वो गिव रीजन में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर आपको कंसेप्ट या डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर दो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आज हमारा ये यहाँ तक का कंसेप्ट, ये पूरा कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर तक का हमारा पूरा कंसेप्ट है, ये कवर अप हो गया। हमने इसमें डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूरा कवर कर लिया था। अब इसमें हमने कंज्यूमर सरप्लस भी, ये कंज्यूमर बिहेवियर भी कर दिया। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें, जैसे ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, बजट लाइन हो गया, ये काफी चीजें आती रहती हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी deeply, so that you will able to understand the concept. Okay, thank you very much, thank you all of you, enjoy studies.